हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। तो आज हम देखेंगे फ्रेंड्स करंट अफेयर है जो अंक 2 है एडुटेरिया का, और करेंट कॉन्सेप्ट करके इनका आ रहा है बुक फ्रेंड्स एडुटेरिया का। तो आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आप अगर 67 और 68 और 69 अगर करेंट बीपीएससी दिए होंगे प्री, तो आपको पता चल गया होगा कि अब ऑनलाइनर एग्जाम में नहीं पूछता है, इसमें डिटेल्स में पूछता है। तो अब हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। 70 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए है फ्रेंड्स, और 16 से 31 जनवरी 2024 का है, और 1 से 15 जनवरी का अपडेट हो चुका है, तो वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। और तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स करेंट अफेयर, करेंट कॉन्सेप्ट। पहला देख लेते हैं, एक वाहन एक फास्ट ट्रैक। सोर्स क्या है? द हिंदू सोर्स है फ्रेंड्स। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली की दक्षता बढ़ाने और टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही की सुविधा प्रदान करने के लिए एक वाहन एक फास्ट ट्रैक पहल का शुभारंभ किया है। मुख्य बिंदु क्या है? तो इसका उद्देश्य कई वाहनों के लिए एकल फास्ट ट्रैक का उपयोग करने या किसी विशेष वाहन के लिए कई फास्ट ट्रैक को जोड़ने के उपयोगकर्ता व्यवहार को हतोत्साहित करना है। नेक्स्ट है, NHAI फास्ट ट्रैक उपयोगकर्ताओं को RBI दिशा निर्देशक के अनुसार KYC अपडेट करके अपने नवीनतम फास्ट ट्रैक KYC प्रक्रिया को पूरा करने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहा है। NHAI ने ट्रैकिंग उपयोगकर्ताओं को निष्क्रियता से बचाने के लिए 31 जनवरी के अंत तक ग्राहकों को KYC प्रक्रिया पूरा करने का सुझाव दिया है। फास्ट ट्रैक क्या है? तो ये जानते हैं फास्ट ट्रैक क्या है। तो यह एक उपकरण है जो वाहन के चलते समय सीधे टोल भुगतान करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का उपयोग करता है। वह वाहन की विंडस्क्रीन पर चिपकाया जाता है और ग्राहक को किसी भी टोल भुगतान के लिए रुके बिना टोल प्लाजा के माध्यम से गाड़ी चलाने में सक्षम बनाता है। टोल किराया सीधा ग्राहक के लिंक्ड खाते से काट लिए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और कुछ में खास ज़्यादा है नहीं। वह वाहन फास्ट ट्रैक का पहला मुख्यालय एक फास्ट ट्रैक का पहला मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन सिस्टम की दक्षता को बढ़ाना, टोल प्लाजा पर अनावश्यक देरी से बचना, दो उनका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। लाइक भी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उनको भी फ़ायदा हो सके। ठीक है, और शेयर कमेंट भी करें फ्रेंड्स। नेक्स्ट है भारत का पहला डार्क स्काई पार्क। ये सोर्स है PIB से लिया हुआ है। तो महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व को भारत का पहला सौर और एशिया की 5वां स्काई पार्क के रूप में नामित किया गया है, जो रात के आकाश में नाइट स्काई को प्रकाश प्रदूषण से रोकता है। मुख्य बिंदु क्या क्या है? तो डाई स्काई पार्क एक पार्क या वेधशाला के आसपास का क्षेत्र होता है जो कृत्रिम लाइट प्रदूषण को प्रतिबंधित करता है। डाई स्काई पार्क का उद्देश्य आमतौर पर खगोलीय विज्ञान को बढ़ावा देना है। पेंच नेशनल पार्क में विभिन्न गांवों में 100 से अधिक स्ट्रीट और समुदाय लाइटों के नीचे की ओर आने वाली लाइटों से बदल दिया जाएगा, जिससे रात के आकाश पर उनका प्रभाव कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लाइट प्रदूषण। रात में कृत्रिम प्रकाश से क्या होता है? तो लाइट प्रदूषण अवांछनीय अत्यधिक कृत्रिम प्रकाश से संबंधित है जो प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। वह वन जीवों के प्राकृतिक पैटर्न को बाधित करता है, वातावरण में CO2 की मात्रा को बढ़ाता है, और तथा कृत्रिम प्रकाश के कारण रात में आकाश में तारे अस्पष्ट हो जाते हैं। ठीक है, पेंच टाइगर रिजर्व के बारे में, तो ये मध्य प्रदेश की सिवनी छिंदवाड़ा जिलों से सतपुरा पहाड़ी से दक्षिण की ओर है फ्रेंड्स। तो आपको बता दूं कि जो पेंच टाइगर रिजर्व है वो आपका महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों के बीच में है। ठीक है, जीव जंतु है तो यहाँ बड़ी संख्या में गौर, भारतीय बाइसन, सांबर, वार्किंग डियर, चौसिंगा, चिकारा, जंगल सुअर आदि पाए जाते हैं। ये उतना खास नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं जापान का चंद्रमा मिशन स्लिम। जापान का चंद्रमा मिशन का नाम क्या है? स्लिम, और यह है द इंडियन एक्सप्रेस से है। तो हाल ही में जापान में चंद्रमा की सतह पर स्लिम स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून नाम का एक अंतरिक्ष यान उतारा है, जो सोवियत संघ, अमेरिका, चीन और भारत के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट है चंद्रमा की जांच के लिए स्मार्ट लैंडर। तो स्लिम को जापान एरोस्पेस
एक्सप्लोरेशन एजेंसी जैक्सा द्वारा सितंबर 2023 में तनगेसामिया स्पेस पोर्ट से HI रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य 100 मीटर के भीतर सटीक लैंडिंग प्रदर्शन करना है। मिशन का उद्देश्य गहरी अंतरिक्ष से आने वाले एक्सरे का निरीक्षण करना और अभूत अश्लीलता के साथ उनकी तरंग दैर्घ्य की पहचान करना है। नेक्स्ट है भारत की पहली स्वदेशी हेपेटाइटिस ए वैक्सीन लॉन्च करना। तो ये है क्या? द इंडियन एक्सप्रेस का है फ्रेंड्स। तो हैदराबाद स्थित इम्यूनोलॉजी लिमिटेड ने भारत की पहले स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन का नाम क्या है? तो हैविश्योर लॉन्च किया है। हैविश्योर वैक्सीन का क्या है? तो यह 2 खुराक वाला टीका है जिसमें पहली खुराक 12 माह से अधिक उम्र में दी जाती है और दूसरी खुराक पहली खुराक से कम 6 माह बाद दी जाएगी। वैक्सीन की सिफारिश उन व्यक्तियों के लिए भी की जा रही है जो उच्च हेपेटाइटिस ए प्रसार वाले क्षेत्र की यात्रा करते हैं। हेपेटाइटिस ए क्या है? तो यह एक वायरल संक्रमण है। हेपेटाइटिस ए वायरस दूषित भोजन और पानी के सेवन या किसी संक्रमण व्यक्ति के सीधे संपर्क के माध्यम से फैलता है। लक्षण क्या है? तो बुखार, पेट की परेशानी, गहरे रंग की पेशाब और पीलिया। सरकारी पहल क्या है? तो वर्ष 2030 तक वायरल हेपेटाइटिस को समाप्त करने का लक्ष्य भी रखा गया है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है निपाह वायरस के टीके का पहला मानव परीक्षण हुआ है। तो ये सोर्स क्या है? तो द हिंदू सोर्स है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक निपाह वायरस के लिए मानव निपाह वायरस वैक्सीन का पहला परीक्षण शुरू किया है। निपाह वायरस क्या है? तो निपाह वायरस वैक्सीन क्या है? तो ट्रायल में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ग्रुप के नेतृत्व में अगले 18 महीने की अवधि के लिए 18 से 55 वर्ष की आयु के 51 लोग को शामिल किया गया है। ठीक है। और वायरल वेक्टर आधारित टीके हैं। वे रोग पैदा करने वाले वायरस से कोशिकाओं में एंटीजन बनाने के निर्देशन की तस्करी के लिए एक हानि रहित वायरस का उपयोग करते हैं जिससे इसका खिलाफ सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है निपाह वायरस क्या है? तो यह पैरामाइक्सो वायरस के परिवार से संबंधित है। इसकी सर्वप्रथम पहचान वर्ष 1958 में मलेशिया और सिंगापुर में सुअर पालकों के बीच प्रकोप में हुई थी। टेरोपोडिडो परिवार के फल चमगादड़ वायरस के प्राकृतिक वाहक के रूप में कार्य करते हैं। यह प्राकृतिक में जूनोटिक्स जानवरों से मनुष्य में फैलता है। नेक्स्ट है, ये बायोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स, तो हो सकता है बायोलॉजी में एक क्वेश्चन पूछ ले। नेक्स्ट है वन्यजीव व्यापार के नियमों में संशोधन। सोर्स क्या है? द हिंदू है। तो भारत ने हाल ही में अपने वन्यजीव व्यापार नियमों को संशोधित किया है जो आखिरी बार 1983 में अद्यतन किया गया था। सरकार ने वन्यजीव संरक्षण लाइसेंसिंग विचार हेतु अतिरिक्त मामले नियम 2024 के तहत कुछ प्रजातियों को उनके वन्यजीव व्यापार के लिए लाइसेंस की प्रक्रिया से बाहर करने के एक दिशा निर्देशन जारी किए थे। ठीक है, और इसमें देख लेते हैं क्या है प्रमुख बिंदु क्या है। तो नए नियम बंदी जानवरों, सांप के जहर, जानवर तस्करी और मृत जानवरों से संबंधित लाइसेंसिंग मुद्दों में दिशा निर्देशन किया करते हैं। दिशा निर्देशक क्या है? नए दिशा निर्देशक तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध जंगली जानवरों के व्यापार के लिए केंद्र सरकार के पूर्व परामर्श के अलावा कोई लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। और अनुसूची 2 में क्या है? तो केंद्र सरकार ने अनुसूची 2 में सम्मिलित प्रजातियों पर से प्रतिबंध हटा दिया था। और वर्ष 1983 का नियम क्या है? तो इसमें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के भाग 2 के तहत वर्गीकृत जंगली जानवरों के व्यापार के लिए लाइसेंस जारी करने पर रोक लगा दी थी। अब यहाँ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में क्या क्या है तो ये देख लेते हैं फ्रेंड्स। यह जंगली जानवरों और पौधों की विभिन्न प्रजातियों की सुरक्षा, उनके आवास के प्रबंधन, जंगली जानवरों के पौधे तथा उनके बने उत्पाद के व्यापारियों के विनिमय और नियंत्रण के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। अनुसूचित 1 क्या है? तो इसमें जीवों की वे प्रजातियां शामिल है जो पूर्ण रूप से सुरक्षित है तथा गंभीर रूप से लुप्तप्राय हो चुका है, जैसे चिंकारा और भारतीय चिंकारा। नेक्स्ट है
अनुसूची 2 में क्या है, तो कम स्तर की सूची के अधीन वन्य प्रजाति जैसे नीलगाय, चित्तार, हिरन, चीतल और भारतीय हाथी। नए नियमों से चिंताएं क्या है, तो अनुसूची 2 में प्रजातियों को बहिष्कार, अनुसूची 2 में शामिल प्रजातियों को लाइसेंसिंग प्रतिबंध से उनका बहिष्कार उन्हें मिलने वाली सुरक्षा के स्तर के बारे में चिंता पैदा करता है। आगे की राह है, तो फ्रेंड्स ये सब क्या होता है ना, ये सब जो आगे की राह वगैरह दिया हुआ है ना, तो आप अगर मेंस एग्जाम देंगे तो मेंस एग्जाम में ये सब लिखना होता है, तभी आपको मार्क्स ज़्यादा आता है फ्रेंड्स। तो अनुसूची 2 की प्रजातियों के बहिष्कार एवं प्रजातियों के चयन के मापदंडों के लिए एक स्पष्ट एवं तथा तर्कसंगत स्पष्टीकरण प्रदान करना है। वन्यजीव व्यापार कानूनों तथा विनियमों के परिवर्तन एवं अनुपालन को सुदृढ़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स वार्षिक असमानता रिपोर्ट 2024 ऑक्सफैम के द्वारा है, और ये क्या है, सोर्स क्या है, तथा इंडियन एक्सप्रेस है फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं। हाल ही में दावोस स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम में 54वां वार्षिक बैठक में ऑक्सफैम की इकोनॉमी सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है। मुख्य बिंदु क्या क्या है, तो पूरे विश्व में आर्थिक असमानता तेजी से बढ़ी है। दुनिया के 5 सबसे अमीर व्यक्तियों की संयुक्त संपत्ति 13 वर्षों में दुगनी बढ़ गई है, जो 4 साल में कई बड़े देशों के जीडीपी में वृद्धि से ज़्यादा है। कोविड-19 के कारण 99% लोगों की आय में गिरावट हुई थी। वैश्विक आबादी का सिर्फ 21% प्रतिनिधित्व करने के वाले बावजूद ग्लोबल नॉर्थन के अमीर देशों के पास 69% वैश्विक संपत्ति है। विश्व के 74 अरबपतियों की संपत्ति ग्लोबल नॉर्थन में है। अगले 229 साल तक दुनिया से गरीबी नहीं मिटाई जा सकेगी, ऐसा करके उसमें बोला गया है। नेक्स्ट है पंगुरनूर गाय क्या है, तो सोर्स क्या है, द हिंदू। तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में अपने आवास पर कई पंगुरनूर गायों को अपने हाथों से चारा खिलाते देखा गया है। पंगुरनूर गाय क्या है, तो पंगुरनूर गाय आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के पंगूर गांव में मूल रूप से पाया जाता है। ठीक है, ये गायें असाधारण रूप से छोटी होती है, जिनकी ऊंचाई केवल 70 से 90 सेंटीमीटर होती है और औसतन वजन 115 से 200 किलोग्राम तक ही होता है। इसे दुनिया का सबसे छोटा कुबड़ा वाला मवेशी माना जाता है। 2019 में आयोजित 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार पंगूर गाय की कुल संख्या 13,275 दर्ज की गई थी। ठीक है, अब उसमें कुछ खास नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं संरक्षण के उपयोग क्या है, तो मिशन पंगनूर क्या है, तो 2020 में आंध्र प्रदेश सरकार ने IVF तकनीकी का उपयोग करके मवेशियों की आबादी को बढ़ावा देने के लिए मिशन पंगनूर शुरू किया था। राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र दक्षिण क्षेत्र के आंध्र प्रदेश में चिंतला देवी नल्लौर में राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है इनसैट 3DS उपग्रह, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स, द हिंदू का है। तो हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इनसैट 3DS उपग्रह को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च पोर्ट के लिए रवाना कर दिया है। इनसैट 3D क्या है, 3DS क्या है, तो इनसैट 3DS इसरो द्वारा निर्मित एक विशिष्ट मौसम उपग्रह विज्ञान है। ठीक है, कौन है, तो मौसम उपग्रह विज्ञान है। ठीक है, और इसका उतना खास नहीं बट पढ़ लेते हैं, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। 1 2 3 करके कथन या कारण करके आ जाता है। तो प्राथमिक उद्देश्यों मौजूद कक्षा में मौजूद इनसेट 3D और 3DR उपग्रहों के सेवाओं की निरंतर प्रदान करना है और इनसेट प्रणाली की क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना है। उपग्रह को अगले महीने GSLV F-14 से लॉन्च किया जाना संभव है। तो कितना है फ्रेंड्स, तो GSLV F-14 से इनसेट 3D लॉन्च किया जाने की संभावना है। ठीक है, उपग्रह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के साथ एक उपयोगकर्ता वित्त पोषित परियोजना है, जिसमें 2275 किलोग्राम लिफ्ट ऑफ द्रव्यमान के साथ इसरो की अच्छी तरह से सिद्ध I2K बस प्लेटफॉर्म के आसपास कॉन्फ़िगर किया गया है। उपयोग क्या है, तो उपग्रह के मौसम की भविष्यवाणी और आपदा चेतावनी के लिए उन्नत मौसम संबंधी अवलोकन और भूमि और महासागर सतह की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है।
विशेषता क्या है, तो इसमें अत्याधुनिक पेलोड जैसे 6 चैनल इमेज और 19 चैनल साउंड, मौसम विज्ञान पेलोड, संचार पेलोड, द डेटा रिले ट्रांसपोर्टर आदि स्वचालित मौसम स्टेशनों में मौसम विज्ञान, जल विज्ञान और समुद्री संबंधी डेटा प्राप्त किया जाएगा। मौसम पूर्वानुमान क्षमताओं को बढ़ावा देता है। GSLV F-14 क्या है, तो तरल प्रणोदक का उपयोग करने वाला एक अधिक उन्नत रॉकेट है। ये 3 चरणों में क्रायोजेनिक तरल प्रणोदक का उपयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है योजना फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं इसका। हाल ही में PM मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू करने की घोषणा की है, जो सरकारी पहल जिसका उद्देश्य भारत में 1 करोड़ परिवारों के छत पे सौर ऊर्जा प्रणाली को प्रदान करना है। ध्यान दीजिएगा 1 करोड़ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है यह महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों की बढ़ती मांग को संबोधित करते हुए देश के छत पर सौर प्रतिष्ठानों को बढ़ावा देने के पिछले प्रयासों पर आधारित है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। तो इसमें आवासीय उपभोक्ताओं के लिए छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करना शामिल होगा। यह योजना न केवल गरीबों और मध्यम वर्गों के बिजली बिल को कम करने में मदद करेगी, बल्कि भारत की ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य को भी आगे बढ़ाएगी। ठीक है, यह योजना 40 GW छत सौर ऊर्जा लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करने का एक नया प्रयास है। ठीक है फ्रेंड्स, और हम देख रहे थे क्या भारत की वर्तमान सौर ऊर्जा क्षमता क्या है। तो इसका क्षमता है फ्रेंड्स, कुल सौर ऊर्जा दिसंबर 2023 तक भारत की कुल सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता कितनी है, तो 73.31 गीगावाट। ठीक है, छत पे सौर क्षमता कितने हैं, तो छत पे सौर क्षमता लगभग 11.08 गीगावाट है। अग्रणी राज्य कौन है, तो राजस्थान, जो 18.7 गीगावाट के साथ कुल सौर क्षमता में अग्रणी है, और जबकि गुजरात 2.8 गीगावाट के साथ छत पर सौर क्षमता के शीर्ष पे है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले राजस्थान है और उसके बाद क्या है, कुल सौर ऊर्जा क्षमता में राजस्थान पहले पे है फ्रेंड्स, और गुजरात क्या है, छत पे सौर ऊर्जा पर पहले स्थान पे। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये वाली। ठीक है, और रूफटॉप सोलर संबंधित अन्य योजनाएं क्या क्या है, तो सरकार ने वर्ष 2014 में रूफटॉप सोलर प्रोग्राम लॉन्च किया था। इसका लक्ष्य 2022 तक 40 गीगावाट संचयी क्षमता स्थापित करना था। यह वितरण कंपनियों को केंद्रीय वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करता है। नेक्स्ट है खनिज नीलामी संशोधन नियम 2024, जो सोर्स क्या है, तो इसका द हिंदू। भारत सरकार ने खनिज नीलामी संशोधन अधिनियम 2024 को अधिसूचित किया है। संशोधनों का उपयोग खुलेपन में सुधार करना, प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना और संसाधन नीलामी से राज्य के राजस्व में वृद्धि करना है। यह खनिज नीलामी नियम 2015 का स्थान लेगा। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं प्रमुख बिंदु क्या क्या है। तो अग्रिमी शुल्क की सीमा तय करना है। तो संशोधन में खनिज ब्लॉक के लिए सफल बोली दाता द्वारा किए गए एकमुश्त अग्रिमी भुगतान 500 करोड़ रुपए की ऊपरी सीमा तक लगाई गई है, और पहले कोई सीमा नहीं थी जिसमें अग्रिमी प्रतिबंधता होती थी। संबंधित बोली को प्रतिबंध करना है। तो प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार को कम करने के लिए एक नए नियम व्यावसायिक सहयोगियों को उसी खनिज ब्लॉक पर बोली लगाने में से रोकता है। नेक्स्ट है अन्वेषण लाइसेंसिंग की शुरुआत प्रदान करना। तो संशोधन कानून राज्य सरकारों को नीलामी के माध्यम से सीधे अन्वेषण लाइसेंस देने की अनुमति देता है। खनन पट्टे पर हस्ताक्षर करने से पहले लाइसेंस धारक के पास खनिज भंडार की खोज का विकल्प होता है। नेक्स्ट है राजस्व हिस्सेदारी के लिए राज्यों की सशक्त बनाना। तो राज्य सरकार अब नीलामी प्रीमियम का अधिकतम प्रतिशत हिस्सा निर्धारित करेगी, जो खोजकर्ता लाइसेंस के तहत वाणिज्यिक खनन शुरू होने पर उन्हें मिलेगा। निवेश में रुचि में आकर्षण करना। तो नीलामी नियम में संशोधन का उद्देश्य अग्रिमी भुगतान बाधाओं को कम करके अन्वेषण नीति स्पष्टता में सुधार करके निजी भागीदारी को बढ़ाना है। नेक्स्ट है पारदर्शिता को बढ़ावा देना। तो संबंध बोलियों का सार्वजनिक प्रकटीकरण पारदर्शिता के उद्देश्यों को मजबूत करना है, और इसमें अब उतना खास नहीं होगा फ्रेंड्स, इसका देख लेते हैं, बस उतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इसमें दिया हुआ डिटेल्स।
नेक्स्ट है भारतीय शेयर बाजारों पर चौथा सबसे बड़ा बाजार है, तो भारतीय शेयर बाजार बना चौथा सबसे बड़ा बाजार। इसका क्या है, द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस है सोर्स इसका। तो हाल ही में भारतीय शेयर बाजार ने वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बाजार शेयर बाजार बन गया है। और ये किसके तहत, तो ब्लूमबर्ग के अनुसार ये प्रमुख बिंदु है। तो प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। तो 22 जनवरी को भारत का बाजार पूंजीकरण हांगकांग के 4.29 ट्रिलियन डॉलर के मुकाबले 4.33 ट्रिलियन डॉलर था। भारत का शेयर बाजार अब संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान के बाद चौथा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। तो ये वाला ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसको मैं कलर कर देती हूँ, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट हो जाए कि भारत का शेयर बाजार अब संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान के बाद चौथा सबसे बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट है कारक क्या है इसमें, तो हांगकांग के बाजार में गिरावट। तकनीकी उन्नयन क्यों हुआ, तो ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप जैसे तकनीकी प्रगति ने शेयर बाजार तक पहुंच को आसान बना दिया। चीन के विकल्प के रूप में भारत है। तो आर्थिक मंदी और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं चीन को निवेशकों के लिए कम आकर्षण बनाती है। नेक्स्ट है भारत के स्थिर में आशाजनक माहौल ने हाल ही के सुधारों में साथ मिलकर भारत को एक अनुकूल विकल्प बना दिया है। रॉक मार्केट क्या है, तो यह एक बाजार है जहां सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियों ने स्टॉक, इक्विटी या शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। भारत में 2 प्राथमिक स्टॉक एक्सचेंज है, कौन है एक, तो पहला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, जो यह सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसका बेंचमार्क सूचकांक से सेंसेक्स है जो 30 कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक करता है। और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, इसका बेंचमार्क सूचकांक निफ्टी 50 है जो 50 कंपनियों को प्रदर्शन को ट्रैक करता है, ठीक है। नेक्स्ट है वैभव फेलोशिप योजना, तो हाल ही में, और सोर्स क्या है PIB, तो हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारतीय मूल के 22 वैज्ञानिकों को वैश्विक भारतीय विज्ञान वैभव फेलोशिप की घोषणा की है। प्रमुख बिंदु क्या है, तो हाल ही में DST ने वैभव योजना के तहत 22 वैज्ञानिकों के पहले बंच की घोषणा की है। वे भारतीय विज्ञान संस्थान IIT, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च आदि सहित भारतीय संस्थानों का हर साल या 1 के 2 महीने अधिकतम 3 साल तक बिताएंगे। वैभव फेलोशिप योजना क्या है, तो योजना देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो जून 2023 में शुरू की गई, कहाँ, तो जून 2023 में शुरू की गई वैभव फेलोशिप भारतीय संस्थाओं के साथ अकाल्पनिक सहयोग के लिए विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को आकर्षित करने के लिए डिजाइन की गई है। और पात्रता कौन कौन है इसमें, तो फेलोशिप भारतीय मूल के उत्कृष्ट वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों को प्रदान की जाएगी जो अपने संबंधित देशों में अनुसंधान गतिविधियों में लगे हुए हैं। नेक्स्ट है अनुदान क्या है, तो वैभव फेलोशिप योजना में फेलोशिप अनुदान 4 लाख प्रति माह, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू यात्रा, आवास और आकस्मिकता शामिल होगी। विशेषताएं क्या है, तो इसके तहत 75 वैभव फेलोशिप भारतीय मूल के उत्कृष्ट वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों को प्रदान की जाएगी। चयनित अध्येताओं को क्वांटम प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि, ऊर्जा, कंप्यूटर विज्ञान और सामग्री विज्ञान सहित 18 पहचान किए गए नए ज्ञान क्षेत्रों में काम करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इन सहयोग को उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य दुनिया भर के भारतीय वैज्ञानिकों को विशेषता का उपयोग करके अनुसंधान, उत्कृष्ट और नवाचार को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, दुनिया का प्रथम मलेरिया वैक्सीन कौन है, तो द इंडियन एक्सप्रेस है सोर्स पर। तो हाल ही में अफ्रीकी देश कैमरून ने, ध्यान रखिएगा, अफ्रीकी देश कैमरून ने वैश्विक वैक्सीन गठबंधन गावी के सहयोग से बच्चों के लिए मलेरिया खिलाफ दुनिया का पहला टीका कार्यक्रम प्रारंभ किया। तो ध्यान दीजिएगा कौन सा देश है फ्रेंड्स, तो अफ्रीकी देश कैमरून है, ठीक है। और ये पहला टीकाकरण है किसका, तो मलेरिया का। मुख्य बिंदु क्या है, ये आपको साइंस आता है ना फ्रेंड्स, उसमें बायोलॉजी में एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा देश है, कहाँ का है, पहला है तो किसका है, ये करके पूछता है। तो कैमरून 6 माह की उम्र तक के सभी शिशुओं को
कैमरून 6 माह की उम्र तक के सभी शिशुओं को मॉस्किक्स आरटीएस टीका निःशुल्क प्रदान करेगा। मॉस्किक्स ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया तथा इसे अक्टूबर 2023 में WHO के द्वारा अनुमोदित किया गया है। मध्य अफ्रीका राष्ट्र अगले वर्ष 2,50,000 बच्चों को टीकाकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। महत्व क्या है? तो अफ्रीका में प्रत्येक वर्ष परजीवी बीमारियों के लगभग 250 मिलियन मामले दर्ज होते हैं, जिनमें 6 लाख मौतें शामिल है, जिसमें से अधिकांश छोटे बच्चे होते हैं। नेक्स्ट है नीतीश डिवाइस बिहार का है, तो हिंदुस्तानी टाइम्स का सोर्स है फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं। हाल ही में बिहार एग्जाम बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नीतीश डिवाइस लॉन्च किया है। इसके माध्यम से खेत में कार्य करने वाले मजदूरों एवं बाहर निकलने वाले व्यक्तियों डिवाइस को अपने शरीर पर धारण करेंगे। कहाँ? तो डिवाइस को अपने शरीर पर धारण करेंगे तो 30 मिनट पहले उन्हें आपदा की सूचना मिल जाएगी। मुख्य विशेषता क्या है? तो मुख्य विशेषता है नीतीश का फुल फॉर्म क्या है? तो नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ। नीतीश डिवाइस को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था पटना के सहयोग से निर्मित किया गया है। नेक्स्ट है यह एक ठीक है फ्रेंड्स, और यह एक आर्टिक्स डिवाइस है। इसके माध्यम से 30 मिनट पहले ही आपदा सूचना मिलने लगेगी, जिससे व्यक्ति सतर्क हो जाएंगे। यह वज्रपात, बाढ़, अत्यधिक गर्मी, लू, शीतलहर जैसी आपदाओं में भी चेतावनी देता है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पेटेंट की शक्ल के इस डिवाइस का नाम नीतीश रखा है। हिंदी रूपांतर क्या है? तो नीत, तीव्र एवं शक्तिशाली जीवन सुरक्षा कवच। यह शरीर की ऊर्जा से चार्ज होगा। ठीक है। लाभ क्या क्या है इसका? तो संसाधनों का पूर्वानुमान लगाकर आपदा कार्यों का बेहतर ढंग से निष्पादन हो सकेगा। निर्णय समर्थन प्रणाली की शुरुआत होने से आपदा कार्यों में अंतर विभाग समन्वय और बेहतर होगा। बिहार में प्रतिवर्ष आपदाओं से होने वाली भारी जानमाल के नुकसान को कम किया जा सकेगा। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य। तो ये सोर्स क्या है? तो द हिंदू है इसका सोर्स। तो भारत ने यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 2024-25 के लिए मराठा सैन्य परिदृश्य को नामांकित किया गया है। 17वीं और 19वीं शताब्दी के बीच विकसित भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य मराठा शासकों द्वारा कल्पना की गई एक असाधारण किलेबंदी और सैन्य प्रणाली का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका नामांकन कितने? तो 12 घटक भाग है, जिसमें महाराष्ट्र में सालेहर किला, लोहगढ़, रायगढ़, प्रतापगढ़, पन्हाल किला, सिंधुदुर्ग, तमिलनाडु में जिंजीर किला, शिवनेरी किला, खंडेरी किला, राजगढ़, सुवर्णदुर्ग और विजयदुर्ग शामिल हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है उतना ये नहीं पूछेगा फ्रेंड्स। वन स्टॉप सेंटर योजना, ये क्या है? द सोर्स एक्सप्रेस है, द इंडियन एक्सप्रेस है फ्रेंड्स। तो महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में हाल ही में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने देश भर में 700 से अधिक जिलों में वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की घोषणा की है। वन स्टॉप सेंटर योजना क्या है? तो यह केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत तैयार की गई एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक छत के नीचे निजी और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर एकीकृत समर्थन और सहायता प्रदान करना है। वन स्टॉप सेंटर योजना 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों सहित उन सभी महिलाओं की सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है जो हिंसा से पीड़ित हैं। यह केंद्र चिकित्सा, कानूनी, मनोवैज्ञानिक और परामर्श सहायता सहित सेवाओं की एक परिदृश्य श्रृंखला तक तत्काल पहुंच सुनिश्चित करते हैं। नेक्स्ट है और वन स्टॉप सेंटर द्वारा दी जाने वाली सेवाएं कौन कौन है? तो आपातकाल प्रतिक्रिया और बचाव हेतु सेवाएं, मेडिकल सहायता, मनोसामाजिक सहायता और परामर्श, और कानूनी सहायता एवं परामर्श।
श्रेष्ठ योजना क्या है, तो योजना देख लेते हैं फिर CPIB का है। तो श्रेष्ठ योजना का उद्देश्य सरकार के विकास हस्तक्षेप की पहुंच को बढ़ाना और अनुदान प्राप्त संस्थाओं, NGO संचालित और आवासीय स्कूलों के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्रीय सेवा की कमी और अनुसूचित जाति के प्रमुख क्षेत्रों में अंतर को भरना है। ठीक है, मुख्य बिंदु क्या है, तो इस योजना का उद्देश्य कक्षा 9वीं से 11वीं, ध्यान दीजिएगा एज कक्षा का ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। तो 9वीं से 11वीं में CBSE या राज्य बोर्ड में संबंधित सर्वोत्तम निजी आवासीय विद्यालयों को 12वीं तक की शिक्षा पूरी करने के लिए एक वित्तीय सहायता प्रदान करके अनुसूचित जाति के सामाजिक आर्थिक उत्थान और समग्र विकास के लिए वातावरण तैयार करना है। योजना में ब्रिज कोर्स का प्रावधान है, जिसमें सुनिश्चित किया जा सकेगा कि प्रवेश अनुचित जाति के छात्र बाकी कक्षा के बराबर पहुंच सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा फिर, नोडल क्या है, तो नोडल मंत्रालय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंदर में है। नेक्स्ट है भारत रत्न पुरस्कार 2024, एग्जाम के लिए भी आई है फ्रेंड्स। इसमें क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एग्जाम में किसी भी एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो ठीक है, इसका सोर्स क्या है, तो इंडियन एक्सप्रेस सोर्स है। और तो भारत रत्न वर्ष 2024 के लिए 5 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित करेगी। और भारत रत्न पुरस्कार विजेता 2024 में कौन कौन है, तो पहले होंगे कर्पूरी ठाकुर, जो बिहार के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि बिहार के में 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो। तो कर्पूरी ठाकुर एक समाजवादी नेता और बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री थे, जिन्हें जननायक के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम जो भी बिहार में एग्ज़ाम होगा, तो ये क्वेश्चन तो आप समझ जाएंगे, फिक्स ये क्वेश्चन आएंगे ही, 1 मार्क्स आपको मिल ही जाएगा। क्योंकि इसमें देखिए कर्पूरी ठाकुर को क्या जननायक भी बोला जाता है, जननायक है, और इन्हें 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं और समाजवादी नेता थे वो। 1978 मतलब 1978 में उन्होंने एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल पेश किया था, जिसमें OBC आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, महिलाओं और उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष कोटा के साथ 26% आरक्षण आवंटित किया गया था। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो किस में दिया है फ्रेंड्स, तो सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के लिए उन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है लाल कृष्ण आडवाणी। तो लाल कृष्ण आडवाणी को क्यों दिया जा रहा है, तो एक भारतीय राजनीतिज्ञ जिन्होंने 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में काम किए थे। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की वकालत करने के लिए गुजरात के सोमनाथ से राम रथ यात्रा की शुरुआत करने और अयोध्या में समाप्त होने वाले राम रथ यात्रा की आरंभकर्ता थे। ठीक है, और तीसरा है मनकोम्बु सबाशिवन MS स्वामीनाथन। ठीक है, तो इतना ध्यान रखेंगे, MS स्वामीनाथन। तो भारत की हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन ने भारत को कृषि में आत्मनिर्भरता बनने और इसे आधुनिक बनाने में मदद की थी। तो हरित क्रांति के जनक कौन है, भारत में हरित क्रांति के जनक तो MS स्वामीनाथन, उन्हें भी दिया जा रहा है भारत रत्न। स्वामीनाथन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं, जिसमें 1961 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला है, 1971 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार भी शामिल है। नेक्स्ट है यहाँ PV नरसिम्हा राव है। तो PV नरसिम्हा राव ने 1951 में 1991 में से 1996 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। राव के कार्यक्रम में ही 1951 में LPG सुधारों को लागू किया गया है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व और भारत को बदलने वाले नेता के रूप में उनकी बहुमुखी विरासत के लिए उन्हें भारत रत्न सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह, जो 5वां है। तो वह भारत के 5वें प्रधानमंत्री और किसानों के एक प्रमुख नेता भी थे और 1952 में कृषि मंत्री के रूप में उन्होंने जमींदारी प्रथा को खत्म करने में उत्तर प्रदेश का नेतृत्व किया था। तो ये भी पूछ सकता है फ्रेंड्स। भारत रत्न पुरस्कार
तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो भारत रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र के में असाधारण सेवाओं या उच्चतम स्तर के प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार 1954 में शुरू हुआ था। ठीक है, प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी वी रमन, जो 1954 में भारत रत्न के पहले प्राप्तकर्ता थे। इनमें एक प्रमाण पत्र, एक पीपल के पत्ते के आकार का पदक और कोई मौद्रिक अनुदान शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है पुरस्कार प्राप्तकर्ता भारतीय वीरता क्रम में 7वें स्थान पे है। तो ये भी पूछ सकता है फ्रेंड्स, इसमें से क्वेश्चन एक फिक्स है, आपको आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है 5 नई रामसर साइट, द हिंदू है, तो द हिंदू सोर्स है इसका। तो हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री रामसरन कन्वेंशन के तहत 5 और भारतीय आर्द्रभूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि की वैश्विक सूची में शामिल करने की घोषणा की है। भारत में रामसर साइटों की संख्या कितनी हो गई है फ्रेंड्स? तो 80 हो गई है। मुख्य बिंदु क्या है? तो यह घोषणा विश्व आर्द्रभूमि दिवस के पूर्व संध्या पर की गई थी, जो प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का विषय क्या था? तो वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। एग्जाम में ध्यान रखिएगा, ये आपको मिल जाता है फ्रेंड्स। वेटलैंड यहाँ पे थीम ज़्यादातर विषय पूछ लेता है, तो वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग है। ठीक है, नेक्स्ट है 5 नए रामसर स्थल कौन है? तो 3 कर्नाटक का और 2 तमिलनाडु का है। ठीक है, जिसमें अंकस समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व है, अघनाशिनी मुहाना और मगादी केरे संरक्षण रिजर्व है, जो कर्नाटक में है। और तमिलनाडु में कौन है? तो कराई वेटी पक्षी अभ्यारण्य और लॉन्गवुड सोलर रिजर्व 1। ठीक है, ये उतना नहीं पूछेगा फ्रेंड्स। ठीक है, और नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। यहाँ है रामसर स्थलों के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पे रखा गया है, जहाँ 1971 में सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023। इसका सोर्स क्या है? द इंडियन एक्सप्रेस। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार 2023 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान 180 देशों में कितना है? तो 93वां है। बस इसके लिए उतना खास अब नहीं है फ्रेंड्स, इतना ही काफ़ी है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के द्वारा। और कितना भारत का स्थान कितना है? तो 180 देश में 93वें स्थान पे है। ठीक है, अब इसमें कुछ खास ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ज़्यादा नहीं पूछेगा। नेक्स्ट है इसको छोड़ ही देंगे क्योंकि बस उतना ही काफ़ी हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी रिपोर्ट 2024। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA द्वारा इलेक्ट्रिसिटी 2024 रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। IEA के अनुमानों के अनुसार भारत बिजली की मांग का चीन से आगे निकल गया है। ठीक है, 2024 से 26 के दौरान भारत की वार्षिक औसत बिजली मांग 6.5% आंकी गई है। इस मजबूत विस्तार से अगले 3 वर्षों में भारत की अतिरिक्त बिजली की मांग ब्रिटेन की कुल मांग के लगभग बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट है 2023 में 74% की कमी के बावजूद 2026 तक कोयले द्वारा उत्पादित विद्युत से भारत की 68% विद्युत मांग की पूरी होने की उम्मीद है। अब वो खास नहीं है फ्रेंड्स, छोड़ देंगे इसका। नेक्स्ट है भारतीय स्टैम्प बिल 2023। तो केंद्र ने भारतीय स्टैम्प अधिनियम 1899 को निरस्त करने और देश में स्टैम्प शुल्क सुविधा के लिए एक नया कानून लाने का प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग ने जनता से 30 दिनों की अवधि के भीतर भारतीय स्टैम्प विधेयक 2023 के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किया है। नोट क्या है? तो स्टैम्प शुल्क केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, लेकिन राज्यों के भीतर संविधान के अनुच्छेद 268 के प्रावधानों के अनुसार संबंधित राज्य द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है। तो स्टैम्प शुल्क लगाया किसके जाते? ये एग्जाम के लिए, यही इकोनॉमिक्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि स्टैम्प शुल्क किसके द्वारा लगाया जाता है? तो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, लेकिन उसका राजस्व एकत्रित कौन करता है? तो उसका राज्य करता है। ठीक है, स्टैम्प शुल्क
तो स्टाम्प शुल्क अनिवार्य रूप से एक सरकारी कर है जो रजिस्ट्रार के साथ दो या दो से अधिक पार्टियों के बीच एक समझौते या लेन देन पत्र जैसे दस्तावेज को पंजीकृत करने के लिए लगाया जाता है। वचन पत्र है, वचन पत्र विनिमय बिल, ऋण पत्र, चेक, बीमा पॉलिसी, डिवेंचर, शेयरों के हस्तांतरण, प्रॉक्सी, लदान बिल और रसीदों पर स्टाम्प शुल्क लगाया जा सकता है। स्टाम्प शुल्क को अदालत में वैधशाला के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो इसकी और उतना कुछ खास नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में लिखा है। नेक्स्ट है स्पिंडिंग विवाद। ये क्या है? तो हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 को संवैधानिकता को दी चुनौतियों को खारिज कर दिया है, जो रीति रिवाज के मुद्दा अनुमानी के बिना हिंदुओं के बीच स्पिंड विवाह पर रोक लगाती है। संवैधानिक वैधता क्या है? तो याचिकाकर्ता ने हिंदू विवाह अधिनियम के धारा 5 का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत गारंटीकृत समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। प्राप्तकर्ता सबूत का अभाव क्या था? तो महिला ने तर्क दिया था कि स्पिंड विवाह बिना दस्तावेजी रीति रिवाज के भी मौजूद है और दोनों परिवार की सहमति से ने विवाह को मान्य दिया है। ठीक है, नेक्स्ट स्पिंड विवाह क्या है? तो ये जान लेते हैं फ्रेंड्स, यही काफ़ी हो जाएगा हमारे लिए। तो स्पिंड विवाह उन व्यक्तियों के बीच होता है जो एक निश्चित सीमा तक निकटता के भीतर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के प्रयोजनों के लिए स्पिंडा संबंधों को अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित की गए हैं। दो व्यक्तियों को एक दूसरे का सपिंड कहा जाता है यदि उनमें से एक सपिंड संबंध की सीमा के भीतर दूसरे का वंशज संबंधित है या उनके पास एक समान वंशानुगत संबंध है। HMA के तहत माता और पिता दोनों पक्षों में कुछ पीढ़ियों के अंतर्गत विवाह निषिद्ध है। मातृपक्ष में 3 पीढ़ियों के भीतर विवाह वर्जित है। तो भाई बहन पहली पीढ़ी, उसके माता पिता दूसरी पीढ़ी और दादा दादी तीसरी पीढ़ी। पितृपक्ष का इसका विस्तार दादा दादी के दादा दादी अर्थात 5 पीढ़ियों के भीतर इन वंशों को साझा करने वाले किसी भी व्यक्ति तक लागू होगा। यदि कोई विवाह संपीड़ विवाह होने की धारा 5 का उल्लंघन करता हुआ पाया गया और ऐसी कोई स्थापित प्रथा नहीं है जो इस तरह की प्रथा को अनुमति देती है, तो इसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा, अर्थात विवाह प्रारंभ से ही अमान्य था और ऐसा माना जाएगा कि उससे जैसे ही यह कभी हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है? तो इसमें ये कह रहा है कि जैसे शादी ब्याह भी है क्या? तो शादी ब्याह मम्मी का जो माता का जो रिलेशन रहता है उसमें 3 पीढ़ी तक और पिता का 5 पीढ़ी तक आपस में शादी नहीं कर सकते। नोट में अदालत ने कहा है कि यदि विवाह में साथी की पसंद को अनियमित छोड़ दिया जाए तो अनाचार पूर्ण संबंध को वैधता मिल सकती है। यहाँ नेक्स्ट है क्या? दावोस शिखर सम्मेलन 2024, ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक का इस वर्ष संस्करण 15 जनवरी से 19 जनवरी तक आयोजित किया गया है। WEF विश्व आर्थिक मंच 2024 का व्यापक विषय पुनर्निर्माण विश्वास था। ठीक है, तो विषय क्या है? तो पुनर्निर्माण विश्वास। दावोस बैठक 2024। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता इस वर्ष की बैठक में AI मुद्दे केंद्रित रहा है। मानव कल्याण के लिए इसकी अनेक परिवर्तनकारी क्षमताओं पर चर्चा की गई है। इसने संभावित खतरों पर भी प्रकाश डाला है, जैसे विनियमन की आवश्यकता, प्रतिरूपण और गलत सूचना के जोखिम, नौकरी छूटने का डर। इससे असमानता और भी गंभीर हो सकता है, किंतु प्रतिभागी इस बात पर सहमत हुए कि सकारात्मकताएं नकारात्मकता से अधिक है। मानव बुद्धि को AI से किसी बड़े खतरे का सामना नहीं करना पड़ा। युद्ध और अनिश्चितता। व्यापारिक नेताओं ने नाजुक भू राजनीतिक स्थिति, मध्य पूर्व और यूरोप में युद्ध, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए खतरों और खाद्य सुरक्षा के आसपास अनिश्चितता से उत्पन्न जोखिम के बारे में बात की है। जलवायु क्या है? तो व्यवसायों के लिए जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलने और मतभेदों के बावजूद इसके खिलाफ कार्रवाई के लिए दोनों देशों को एकजुट होने की आवश्यकता पर चर्चा की गई है। विकासशील देशों में जलवायु कार्यवाही के वित्त पोषण में विकासशील देशों द्वारा सहायता प्रदान की जानी है।
नेक्स्ट है दावोस शिखर सम्मेलन 2024 के दौरान जारी प्रमुख रिपोर्ट क्या क्या है? तो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024, वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक 2024, विश्व ऊर्जा आउटलुक 2024, विकास का भविष्य रिपोर्ट 2024 और वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट भी किया गया है। विश्व आर्थिक मंच, तो यह स्विस गैर लाभकारी फाउंडेशन है जिसका स्थापना 1971 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। उद्देश्य क्या था? तो यह वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक एजेंडे को आधार देने के लिए राजनीतिक, शिक्षा और समाज के अन्य नेताओं को संकलन करते हुए विश्व की स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध था। पंचायती राज संस्थाओं का बिल, तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने पंचायती राज संस्थाओं का वित्त रिपोर्ट जारी किया है। यह रिपोर्ट उनके वित्त और भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में उनकी भूमिका का आकलन प्रस्तुत करता है। रिपोर्ट के मुख्य विशेषता क्या है? तो ये देख लेते हैं। तो यह रिपोर्ट आर्थिक और नीति अनुसंधान के स्थानीय वित्त प्रभाग में तैयार की गई है और यह वर्ष 2020-21 से 22-23 के लिए 2.58 लाख पंचायतों के डेटा पर आधारित है। यह उनके वित्त और भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में उनकी भूमिका का आकलन प्रस्तुत करता है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स एमपीलेट्स ई साक्षी मोबाइल ऐप। ये ध्यान देंगे। तो सोर्स क्या है? पीआईबी। तो हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मोस्पी द्वारा एमपीएलएडी के तहत संशोधन निधि प्रवाह के लिए एमपीलैड्स ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन का उद्घाटन किया है। और ई साक्षी एप्लीकेशन का क्या है? तो एमपीलैड्स ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन सुविधाओं और पहुंच प्रदान करता है जिससे सांसदों को वास्तविक समय में परियोजनाओं को प्रस्तावित करने, ट्रैक करने और निगरानी करने की अनुमति मिलती है, जो निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को बढ़ाता है, जिससे उभरती ज़रूरतों या मुद्दों पर त्वरित प्रतिक्रिया सक्षम है। मोबाइल एप्लीकेशन सांसदों को उनके प्रस्तावित परियोजनाओं की स्थिति और प्रगति पर त्वरित अपडेट प्रदान करना पारदर्शिता को बढ़ावा देगा। यह सांसदों और संबंधित अधिकारियों के बीच संचार को सुव्यवस्थित करेगा, जिससे सूचनाओं के अधिक कुशल आदान प्रदान की सुविधा मिलेगी। एमपीलैड्स योजना क्या है? तो इसे पहली बार दिसंबर 1993 में पेश किया गया था, जो पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स? तो राष्ट्रीय पारगम्य प्रवास प्रणाली एनटीपीएस हाल ही में, और सोर्स क्या है? पीआईबी है। तो हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा देश भर में लकड़ी, बांस और अन्य वन उपज निर्बाध पारगम्य की सुविधाओं के लिए पूरे भारत में नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम एनटीपीएस लॉन्च किया गया है। एनटीपीएस की कल्पना वन नेशन वन पास क्या है? तो वन नेशन वन पास व्यवस्था के रूप में की गई है, जो पूरे देश में निर्बाध पारगम्य को सक्षम बनाएगी। नोडल मंत्रालय कौन है? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। मुख्य बिंदु क्या है? तो वर्तमान में राज्य विशिष्ट पारगम्य नियमों के आधार पर लकड़ी और वन उपज के परिवहनों के लिए पारगम्य परमिट जारी किए जाता है। नेक्स्ट है राम मंदिर के बारे में पढ़ लेते हैं, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो टाइमलाइन के माध्यम से पृष्ठभूमि है। तो 1528 में बाबर के अधीन मुगल कमांडर मीर बाकी द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया था। तो एग्जाम में पूछ लेगा फ्रेंड्स। तो किसका हुआ था? तो मीर बाकी, बा से बाबर और बा से बाकी और बा से बाबरी मस्जिद। ध्यान रखिएगा, मीर बाकी। और कब हुआ था? तो 1528 में। 1859 में ब्रिटिशों ने इस स्थल को 2 अलग अलग खंडों में विभाजित किया था। मुसलमानों को अंदर प्रार्थना करने की अनुमति दी गई थी, जबकि हिंदुओं को बाहरी प्रांगण में पूजा करने की अनुमति दी थी। फिर 1862 से 63 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने सर्वप्रथम अयोध्या का सर्वेक्षण किया था।
1949 में सरकार ने इसे विवादित संपत्ति घोषित कर दिया था और 1976 से 77 1976 से 77 तक बीवी लाल के नेतृत्व में सर्वप्रथम खुदाई किया गया था। तो ये भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। 1984 में विश्व हिंदू परिषद के तहत हिंदू मंदिर समिति का गठन किया गया और 1990 में भाजपा ने मंदिर निर्माण के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया था। उसके बाद 6 दिसंबर 1992 में भीड़ द्वारा मस्जिद को गिरा दिया गया और हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे थे। 16 दिसंबर 1992 में केंद्र सरकार ने घटना की जांच के लिए लिब्राहन आयोग का गठन किया था। तो फ्रेंड ये भी ध्यान दीजिएगा कि कौन सा गठन हुआ था उसके लिए, तो लिब्राहन आयोग। फिर 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 3 न्यायाधीशों की पीठ ने विवादित स्थलों को हिंदुओं और मुसलमानों के बीच साझा करने का फैसला सुनाया था। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि हिंदू मंदिर के निर्माण की देखरेख के लिए जमीन एक ट्रस्ट को सौंपी जाएगी और अयोध्या में ही जमीन का अलग अलग टुकड़ा मुसलमान समूहों को दे दिया जाएगा, अलग टुकड़ा मुसलमान समूहों को दिया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट गठन किया गया जिसके सचिव चंपत राय और अध्यक्ष नित्या गोपाल दास बनाएंगे। तो ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नोट में क्या है, तो 5 जजों के बेंच द्वारा फैसले और उनके सदस्य निम्नलिखित हैं। CJI रंजन गोगोई, एग्जाम में भी ये भी इम्पोर्टेंट होगा फ्रेंड्स। जस्टिस S.A. बोबड़े, DY चंद्रचूड़, अशोक भूषण और एस अब्दुल नजीर थे। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री ने मंदिर की आधारशिला रखी थी। तो कभी डेट इसका भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो इसका डेट यहाँ पे कितना है, तो 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री ने मंदिर की आधारशिला रखी थी और 22 जनवरी 2024 में मंदिर प्रतिष्ठापन हो गया था। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की विशेषता क्या क्या है, तो मंदिर पारंपरिक नागर शैली के साथ, तो नागर शैली में बनाई गई है। वास्तुकला कौन है, तो चंद्रकांता बी सोमपुरा ने अपने 2 बेटों निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा के साथ मिलकर इसे डिजाइन किए हैं। लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी द्वारा निर्मित है। तो ये कंपनी ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि एक बार ये जो दिल्ली में जो संसद भवन बना है तो उसके बारे में भी पूछा था कि इसका ट्रस्टशिप कौन है, किसने किया था, तो टाटा ने किया था। तो उसी तरीके से ये हो सकता है कि पूछ ले कि राम मंदिर का जो निर्माण किया है तो किसके द्वारा, किस कंपनी द्वारा हुआ है, तो लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी द्वारा हुआ है। तो ये एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड TCEL प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा। 5 मंडप है जिसमें नित्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप है। और 3 मंजिला है और प्रत्येक मंजिल पे 20 फीट की ऊंचाई है जिसमें कुल 392 खंबे हैं और 44 दरवाजे हैं। लंबाई 380 फीट, पूर्व पश्चिम, चौड़ाई कितना 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट है। इसे बनाने में लोहा और इस्पात का उपयोग नहीं किया गया। तो फ्रेंड्स ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी अब टेस्ट सीरीज जैसे कि जुनून टेस्ट सीरीज और आधार टेस्ट सीरीज जो हमारा किया हुआ है प्लेलिस्ट में, तो वहाँ देखिएगा कि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो लोहा और इस्पात का उपयोग नहीं हुआ है मंदिर में, ठीक है। और मुख्य गर्भगृह में भगवान श्री राम के 5 वर्ष का बाल रूप है जिसे बालक राम नाम दिया गया है। परिसर के चारों कोनों पर सूर्य देव, देवी भगवती, भगवान गणेश और भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिर है। उत्तरी भुजा में मां अन्नपूर्णा का मंदिर है और दक्षिणी भुजा में हनुमान का मंदिर है। अन्य प्रस्तावित मंदिर महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, माता शबरी, जटायु देवी, अहल्या को समर्पित है। नोट में भगवान राम की 3 मूर्तियों का निर्माण अरुण योगीराज, सत्यनारायण पांडे और गणेश भट्ट ने किया था। अरुण योगीराज द्वारा निर्मित 51 इंच की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जो मूर्ति है तो अरुण योगीराज का है और जो मंदिर है तो वो सोमपुरा का है, ठीक है।
यहाँ पे है अटल सेतु। तो अटल सेतु के बारे में देख लेते हैं। तो हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन किया है, जिससे आधिकारिक तौर पर अटल सेतु 9वां सेवा लिंक के रूप में जाना जाता है। ये भी आपको टेस्ट में मिल जाएगा कहीं ना कहीं फ्रेंड्स। तो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो अटल सेतु भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल सेतु है। कुल लंबाई कितनी है, तो 21.8 किलोमीटर 6 लेन का है। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये भी पूछता है, जैसे कि जो अटल टनल था तो उसके बारे में भी पूछता था लंबाई फ्रेंड्स, तो इसका भी ध्यान दीजिएगा। 16.5 किलोमीटर समुद्र के ऊपर है और 5.5 किलोमीटर ज़मीन पे है। दुनिया का 12वां सबसे लंबा पुल है। बजट कितना लगा है, तो 17,840 करोड़ रुपया। और शिलान्यास कब हुआ, तो दिसंबर 2016 में। यह पुल दक्षिण मुंबई में सेवरी को नवी मुंबई में चिरले को जोड़ता है। यह यात्रा का समय 2 घंटे से घटाकर 15 से 20 मिनट तक ले जाएगा। महत्व क्या क्या है इसका, तो यात्रा समय में बचत, जीवाश्म ईंधन की बचत, पर्यावरण अनुकूल, ट्रैफिक दबाव में कमी और बेहतर गतिशील होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम। ठीक है, वो जो अभी हम लोग देख रहे थे वो पेपर का कटिंग था फ्रेंड्स, जो सोर्स से लिया गया था। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा हो चुका है वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, बिहार विशेष है आदि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे फ्रेंड्स। और विविध भी क्वेश्चन है। ठीक है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि उसमें जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स, थैंक्स।